गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर से आ गया क्लास 10th का फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 9 लेकर, और इसमें भी हम आपको बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स और उसमें भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स बता चुके हैं, और यहाँ पे हम आपको क्या बताएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, और इसमें भी कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, जो भी करना है एक ही चीज होगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एक ही मीनिंग होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले तो मैं आपको डेरिवेशन तो करूंगा ही, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसमें मैं आपको दो शर्त बताऊंगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या फिर पैरेलल है। पैरेलल पहचानने के लिए दो जो रूल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और फिर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों में जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा, और अच्छे अच्छे 2-3 सवाल करा देंगे। फिर इससे जो आगे वाला लेक्चर होगा उसमें मैं दोनों का कंबाइन फॉर्म जो न्यूमेरिकल्स बनेगा वो मैं लेके आऊंगा, तो मजा आ जाएगा, है ना। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 रेजिस्टर्स लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये लिया, 3 लूँ या 2 लूँ, पता ही है, 3 ले लेता हूँ, चलो यार कोई बात नहीं, है ना। ये R1, ये R2 है और ये R3, 3 रेजिस्टर्स। इन तीनों को क्या किया, मैं पैरेलल में कंबाइन कर दिया, है ना। पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है। उसके बाद क्या किया, मैं एक बैटरी लगा दी, है ना, और फिर एक स्विच भी लगा दिया, और यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गई। और बैटरी जो है ना, इसके पास पोटेंशियल भी है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट कर दिया मैं आपको, है ना। क्या मैं बोला, देयर आर 3 रेसिस्टेंस, देयर आर 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड in parallel and a battery having potential भी also combined in the circuit as shown in figure। इसको 2 लाइन हम लिख लेते हैं तो फिर मजा आ जाएगा, है ना। देखिएगा, consider 3 registers, 3 registers R1, R2 and R3 are connected in parallel, and a battery having potential V is combined in the circuit as shown in figure, ओके। यहां से ये चीजें आ गए। मैं क्या बोला, there are 3 registers R1, R2 and R3 connected in parallel and a battery having potential V also combined in the circuit as shown in figure। यहां से ये चीजें आ गई, है ना। 2 लाइन लिखना होता है तो वो मैं लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे। स्विच ऑन किया, क्या होगा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा, या जो होना होगा आएगा, R1, R2, R3 तीनों के पास आएगा। फिर करंट जो पास करेगा, यहाँ से करंट भी पास करना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पे बारी बारी से दोनों चीज को देखेंगे कि पोटेंशियल किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता है इस
इस रेजिस्टेंस में, और फिर करंट भी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, या कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होता है और कौन सा नहीं होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल के बारे में कि पोटेंशियल किस तरह बढ़ता है इस तीनों में। तो देखिए, बैटरी है, इसके पास पोटेंशियल भी है। अब यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से हम इधर चलेंगे, इधर 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 यहाँ तक आया। अब देखो यहाँ से इस पाथ में कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है। तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा, जो पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल। अरे जब तक पाथ में कोई भी रेसिस्टेंस या कोई भी एप्लायंस नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप होने वाला नहीं है, मतलब पोटेंशियल कहीं नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल कंजर्व रहेगा। यहाँ से पोटेंशियल भी है, मान लिया ये भी है, और यहाँ से यहाँ तक में कोई भी रेजिस्टर्स नहीं है, सिर्फ ये पाथ है ना, जिसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है, भी हो गया। समझ गए? यहाँ से ये पोटेंशियल भी मुझे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अच्छा चलो ठीक है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसको मैं भी मान लेता हूँ, यहाँ पे जीरो मान लेता हूँ। नेगेटिव पोटेंशियल के पास मान लिया पोटेंशियल जीरो है, कितना है? जीरो है। तो चलो ठीक है, इधर भी मैं चलूंगा। अब देखो ये तो की है ना जी, स्विच है, स्विच के पास कोई उतना वो नहीं होता है जो कि पोटेंशियल को ड्रॉप कर ले, तो इसको मैं ऐसे ही मान लूंगा, है ना, इग्नोर करके चलूंगा इसको। अब देखो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है, उसके बाद मैं यहाँ से चला, यहाँ तक आया। अरे इसके भी पाथ में कुछ भी नहीं है, इस पाथ में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिसके कारण जो यहाँ पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ भी होगा। समझे क्या? जो पोटेंशियल यहाँ पे है जीरो है, अरे की जो है ना, स्विच जो है, ये कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करेगा। समझ गए क्या? मतलब हम समझेंगे कि पाथ जो है बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जीरो है। अरे सब मिला के तो भी माइनस जीरो बराबर भी होता है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे जीरो है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना। तो मैं क्या किया, यहाँ पे भी माना, यहाँ पे जीरो माना, तो देखा कि चलो ठीक है, यहाँ से देखा, यहाँ तक में पाथ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ का पोटेंशियल भी होगा जो यहाँ पे है। फिर मैं यहाँ देखा, यहाँ जीरो है, फिर देखा कि यहाँ से पाथ में जब मैं आगे की ओर बढ़ा तो यहाँ तक में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। समझ गए? अब यहाँ के बाद इसको मैं अगर मैं पॉइंट ए मान लूँ और इसको पॉइंट बी मान लूँ, तो ए के बाद देखते हैं कि 3 पाथ में डिवाइडेड हो जाता है ना। यहाँ पे पाथ 1 था, ए के बाद जो है 3 पाथ यहाँ पे बन जाते हैं, है ना। और यहाँ से भी यहाँ बी पे आते हैं, तो यहाँ भी देखते हैं कि ये 3 पाथ में डिवाइड हो रहा है। चलो ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा, बताइए आप ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? तो भी है। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? भी है। जो इस बैटरी के पास है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बैटरी किसके किसके बीच है? ए और बी के बीच। ए और ऐसे करके देखो ना, ऐसे करके, तो ए और बी के बीच ये पोटेंशियल भी है, मतलब बैटरी भी है, बैटरी है ना। अब बैटरी के पास पोटेंशियल भी है, तो ए और बी के बीच कितना पोटेंशियल है? भी है। चलो ठीक है, ये मुझे समझ में आ गया। अब मैं आपको कहूंगा, चलो ठीक है, ये R1 जो रजिस्टर्स है, बताइए मुझे, ए और बी के बीच ही है ना। ए और बी के बीच R1 रजिस्टर्स किसके किसके बीच है? ए और बी के बीच, ए और पॉइंट बी के बीच। R2 रजिस्टर्स किसके किसके बीच है? तो ए और बी के बीच है। R3 रजिस्टर भी किसके किसके बीच है? पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच है। अच्छा, मतलब ये पोटेंशियल भी ए और बी के बीच ही है। ये R1, R2, R3 भी रजिस्टर्स ए और बी के बीच ही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच जो कुछ भी है सबके लिए सेम होना चाहिए। अरे ए और बी के बीच यहाँ पे पोटेंशियल अगर भी है ना, और ए और बी के बीच ही R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है, इसका मतलब है R1, R2, R3 तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस भी ही होगा, सेम होगा पोटेंशियल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए और बी के बीच ही ये पोटेंशियल भी है, बैटरी लगी है, पोटेंशियल भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और बी के बीच कितना होगा? भी होगा। और ए और बी के बीच ही देख रहे हैं R1, R2, R3 तीनों रजिस्टर्स है। इसका मतलब है जो कुछ भी होगा ए और बी के बीच तीनों के लिए सेम होगा, क्योंकि ये तीनों ए और बी के बीच ही है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई क्या? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सेम होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस
इज सेम फॉर ऑल द रजिस्टर्स कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझे क्या मैं यहां से एक पॉइंट लिख सकता हूं? इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल रजिस्टर्स या ऑल रेसिस्टेंस। ठीक है, क्या मैं बोला? पोटेंशियल इज सेम फॉर ऑल रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए यहां से ये पॉइंट? चलो ठीक है, यहां तक समझ गए, तब तो आपको समझ में आगे की बात आ ही जाएगी, है ना। पोटेंशियल जो है तीनों रजिस्टर्स में सेम होता है। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम करंट पे आएंगे। करंट देखा, अच्छा चलो ठीक है, करंट यहाँ से आई यहाँ तक आई करंट आया, यहाँ तक आई करंट आया, और ए पॉइंट पे जैसे ही आया इसको 3 पाथ मिल गया। अब ये करंट तीनों पाथ में जाएगा ना, कि किसी एक से होके थोड़ी ना जाएगा। ये करंट क्या करेगा, अब 3 भाग में बट जाएगा। मान लिया R1 में I1 गया, और फिर R2 में I2 गया, और R3 में कितना गया, I3 गया। समझे क्या मैं क्या बोला? जैसे ही करंट यहाँ पे आया ए पॉइंट पे, देखा भाई यहाँ पे 3 रास्ता है, तो तीनों रास्ता से ये जाना चाहेगा। कौन चाहेगा कि मतलब एक को फ्री छोड़ दूं? तो ये आई करंट ए पॉइंट पे आके 3 पार्ट में बट जाएगा, I1 I2 I3। और फिर ये करंट जो है यहाँ पे आएगा कितना, I1, यहाँ पे I2, यहाँ पे I3, और तीनों मिलकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। फिर वापस बैटरी में I करंट आ जाएगा। समझ गए क्या? समझे मैं क्या बोला? करंट I निकला इस बैटरी से, और यहाँ ए पॉइंट पे आया। ए पॉइंट पे देखा यहाँ पे 3 रास्ता है, तो तीनों रास्ता में ये बट गया, और फिर यहाँ से आया यहाँ आया, फिर देखा ये तीनों जो रास्ता है, तीनों जो पाथ है, फिर एक पॉइंट बी पे आके एक ही रास्ते पे मिल रहा है, और तीनों मिलकर फिर I1 I2 I3 करंट जो है I में कन्वर्ट हो गया, है ना। और फिर I बन के जितना करंट इस बैटरी से निकला था उतना ही करंट फिर से वापस आ गई। समझ गए क्या? चलो ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है? यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सुने, समझे क्या मैं बोला? कि करंट जो है ए पॉइंट पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। समझे क्या ये चीज? क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में या रजिस्टर्स में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। करंट क्या होता है, बट जाता है। तो एक पॉइंट यहां से ये लिखना है, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। Current is distributed in all resistance। क्या मैं बोला? करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेसिस्टेंस। सारे रेसिस्टेंस में करंट क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझे क्या यहां से? इन ऑल रेसिस्टेंस, इन ऑल रेसिस्टेंस हो गया यहां से। चलो ठीक है, यहां से ये चीजें आ गई। अब मैं यहां पे एक लाइन लिखना चाहूंगा, इफ I current distributed, if I current is distributed at the point A in I1, I2 and I3 in resistance दिख रहा है ना? हाँ, R1, R2 and R3 respectively। क्या मैं बोला? If I current is distributed at the point A, I current is distributed at the point A in I1, I2, I3 in resistors R1, R2 and R3, then क्या लिख सकते हो आप?
मैं इसको मिटा दूं क्या? मैं मिटा सकता हूं इसको, इसे मैं मिटा दूं। ओके, नोट कर लीजिएगा। देन I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको हम इक्वेशन ए मान लेते हैं। चूंकि एक I करंट ए पॉइंट पे आके 3 पार्ट में बट रहा है, I1, I2, I3, तो हम लिख सकते हैं ना I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। मेरा काम बन गया, इतना हो गया तो समझिए काम बन गया, है ना। यहाँ से ये चीज़ें अब क्या करना है मुझे, ये I1, I2, I3 तीनों की वैल्यू निकाल कर इसमें रख देना है और फिर मेरा फार्मूला निकल कर आ जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए, एक चीज़ मैं कंसीडर करने के लिए बोलूँगा अभी कि कंसीडर करिए कि इस तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ना। तो रिजल्ट जो आया वो मान लिया कितना आया, वो मान लिया R इक्विवेलेंट के बराबर आया। कितना आया? R इक्विवेलेंट आया, R इक्विवेलेंट आया। समझ रहे हैं क्या, दिख रहा है ना, R इक्विवेलेंट आया। और फिर मैं क्या किया, अरे इस तीनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, वो मैं मान लिया कितना है, R इक्विवेलेंट के बराबर है, R इक्विवेलेंट के बराबर है। अब बैटरी जो है वो बैटरी फिर से मैं यहाँ पे लगा दिया बैटरी, और ये स्विच लगा दिया, है ना। अब बैटरी के बाद ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, पोटेंशियल कितना है, V है, ये R इक्विवेलेंट है। अब करंट तो उतना ही निकलेगा ना जी, I करंट यहाँ भी निकला और फिर करंट यहाँ से I आया, वापस बैटरी में करंट I आ जाएगा। हो गया ये। मान लिया इस तीनों रेसिस्टेंस को मैं जोड़ा, तो जोड़ने के बाद रिजल्टेंट जो आया, मतलब जोड़ने के बाद जो आता है वो जो आया वो R इक्विवेलेंट के बराबर आया। फिर मैं देखा चलो ठीक है, ये बैटरी थी, बैटरी यहाँ पे लगा दी, बैटरी से करंट तो I ही निकलने वाला है, फिर इस रेसिस्टेंस में भी I ही करंट जाएगा और फिर वापस बैटरी में ये करंट आ जाएगा। चलो यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अच्छा मुझे अब ये बताइए, फ्रॉम ओम्स लॉ आप क्या जानते हैं, V बराबर IR होता है क्या, V बराबर IR होता है। अच्छा अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, V है, V लिखा। करंट कितना है, वो तो I ही है, I लिखा। रेसिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। क्या मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ क्या, क्या मैं बोला ओम्स लॉ से हम जानते हैं, वी नो डैट फ्रॉम ओम्स लॉ V बराबर IR। हियर पोटेंशियल इज V एंड करंट इज I एंड रेसिस्टेंस हाउ मच, R इक्विवेलेंट। और तीनों को रखा तो मुझे यहाँ से ये चीज़ें आ गई। और फिर यहाँ से मैं अगर कहूँ तो I बराबर, चूँकि मुझे I निकालना है ना, तो I बराबर V बाय R इक्विवेलेंट, V बाय R इक्विवेलेंट। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। समझ गए ये चीज़, बिल्कुल सही है, समझ ही गए होंगे। अब क्या करेंगे, मुझे I1, I2, I3 तीनों का निकालना है मान, है ना। सबसे पहले मैं I1 निकालता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, I1 यहाँ पे आऊँगा और ये जो रेजिस्टेंस है इसको उठाएंगे, इसको उठा के मैं यहाँ पे जो है एक रेसिस्टेंस बनाया जिसका रेसिस्टेंस कितना है, R1 है। और फिर यहाँ से करंट I जा रहा है, तो I करंट इसमें फ्लो कराया और पोटेंशियल मान लिया कितना है, वो तो V है, वो तो मुझे दिख ही रहा है, तो V। अब V बराबर यहाँ पे क्या होगा, I1 R1 होगा, चूँकि रेसिस्टेंस R1 है, करंट I1 है इसमें, तो यहाँ से जो है मैं लिखा V बराबर I1 R1 और I1 बराबर जो आएगा V बाय R1 आ जाएगा। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ, यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना है, ठीक इसी प्रकार I2 और I3 निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या मैं इसे मिटा दूँ, मिटा सकता हूँ, इसे मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें सेकेंड इक्वेशन में मुझे ये चीज़ें आ गई। अब मैं क्या करूँगा, R2 के पास आऊँगा और देखूँगा यहाँ पे I2 कैसे निकालेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर्स बनाया जिसका रेजिस्टेंस R2 है, करंट इसमें
I2 जा रहा है तो I2 लिखा, और पोटेंशियल तो ए और बी के बीच भी है, तो ए और बी के बीच भी R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, भी ही होगा, तो मैं भी लिखा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे I कितना है, I2 है, R कितना है, R2 है, तो यहाँ से I2 बराबर क्या आ जाएगा, V/R2, और यहाँ से आगे थर्ड इक्वेशन आ गए, यहाँ से थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, ये देखेंगे R3 में कितना I3 जा रहा है वो निकालना है, तो फिर मैं यहाँ से एक रेजिस्टर्स बनाया और यहाँ पे R3 दिया रेजिस्टेंस, करंट कितना जा रहा है इसमें, I3 जा रहा है, तो I3 लिखा, पोटेंशियल तो भी ही है, ए और बी के बीच हमेशा पोटेंशियल सेम ही रहता है, तो भी है, यहाँ से लिखा करंट कितना है I3, रेजिस्टेंस कितना है R3, और I3 बराबर यहाँ से आ गया V/R3, और यहाँ से फोर्थ इक्वेशन आ गई। चलो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे कि पुटिंग, अब लिखेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन ए। देखिए ए इक्वेशन में क्या माना था, इन इक्वेशन ए इक्वेशन क्या था, एंड वी गेट, ए इक्वेशन क्या थी, ए इक्वेशन ये थी ना जी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ से I1 पहले मैं निकाल के रखा हूँ, I2 यहाँ से, I3 यहाँ से, और फिर I भी निकाल के रखा हूँ, वो तीनों वैल्यू यहाँ पे रख देनी है, और मुझे आ जाएगा जो निकालना मैं चाह रहा हूँ। मैं इसे भी मिटा रहा हूँ, मिटा दूँ, ओके। अब देखिए I बराबर मुझे क्या आया था, I बराबर आया था V/R इक्विवेलेंट, फिर I1 बराबर क्या आया था मुझे, V/R1, है ना, I2 बराबर क्या आया था, V/R2, और I3 बराबर V/R3, ओके। अब यहाँ से V मैं कॉमन ले लूँ क्या, हाँ ले लिया, तो यहाँ से R1 आया, अरे तीनों में V है ना, तो कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 1/R1, और यहाँ पे क्या बचा 1/R2, और यहाँ पे क्या बचा 1/R3। अब देखिए V/R इक्विवेलेंट, क्या ये V और V कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो और यहाँ से क्या हो गया भाई, मुझे फार्मूला निकल के आ गया, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए। समझ गए ये चीज़, चलो ठीक है, बढ़िया है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। क्या होता है फार्मूला, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए इसको मैं मिटा दूं, ओके। और यहाँ से जो है 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे मिला है उसको नोट करिएगा हमेशा, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है सीरीज है या पैरेलल है, कोई भी रजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में है, कैसे पहचानेंगे उसके लिए देखना है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला क्या है, इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम। नंबर 2 में इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहां से लिखना है करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, यहां से ये चीजें आ गए। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा तो आपको हमेशा पता चलते रहेगा कि ये सीरीज में जुड़ा है रेजिस्टर्स या पैरेलल में है। ये पैरेलल के लिए कंडीशन है, पोटेंशियल पैरेलल में हमेशा सेम होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। और R इक्विवेलेंट जो होता है, R इक्विवेलेंट मतलब वो जो निकलता है, R इक्विवेलेंट इज ऑलवेज लेस देन R1, R इक्विवेलेंट जो होता है R2 एंड R इक्विवेलेंट लेस देन R3। मतलब अलग अलग जो रेसिस्टेंस है
उन सारे रेसिस्टेंस से आर इक्विवेलेंट जो निकलता है वो छोटा होता है। देख रहे हैं यहाँ पे 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अभी हम सवाल देंगे तो वहाँ से और पता चल जाएगा। मुझे जो रिजल्टेंट पैरेलल जब मैं सीरीज जोड़ा था तो उसमें क्या हुआ था कि रिजल्टेंट जो आया था वो सम आया था जितने भी रजिस्टर्स जुड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे भी समय आया लेकिन इनवर्स में, जिसके कारण आर इक्विवेलेंट जो होता है इट इज लेस देन द ऑल द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सर्किट सेपरेटली, है ना। सारे जितने भी रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं उन सब से छोटा होता है। समझ गए? चलिए ठीक है, यहाँ से ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। मैं इसको मिटा दूं, ओके। अब जो है इसमें मैं अच्छा थोड़ा डिफरेंशिएट कर दूं क्या पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो कि आपको क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो आप लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे सीरीज लिखा और यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है, मान लिया इसमें दो रजिस्टर जो है जुड़ा हुआ है ना, जो R1 है और R2 है, ओके। और यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और इस तरह करके जो कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरह करके होता है ना। डिफरेंस अगर पूछेगा तो आप यहाँ से बता सकते हो, इस तरह करके जुड़ा होता है। यहाँ पे जो है R1 और यहाँ पे R2, है ना। दूसरा पॉइंट लेके चलूँगा आपको, है ना। तो इसमें करंट आई जा रहा है, इसमें करंट आई जा रहा है, जो ये आई करंट दोनों रजिस्टर्स में सेम है, दोनों रजिस्टर्स में सेम है। तो यहाँ से लिखेंगे करंट जो होता है इसमें सेम होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से जब करंट निकलेगा तो करंट यहाँ पे I1 और यहाँ पे I2 में बढ़ जाएगा और फिर यहाँ से निकल के I में बदल जाएगा, ये I1 यहाँ से I2 मिलकर, और वापस बैटरी में I करंट आ जाएगा। मतलब करंट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेगा नंबर 2 पॉइंट में करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। करंट क्या हो जाता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नंबर 3 में अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे पोटेंशियल जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। पोटेंशियल इसके लिए अलग होता है V1 और इसके लिए V2। तो यहाँ पे लिखेगा पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल R1 R2 दोनों के लिए सेम होता है। जो बैटरी में पोटेंशियल है वो R1 R2 दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल इज सेम। नंबर 4 में यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो R इक्विवेलेंट आता है वो R इक्विवेलेंट बराबर, जैसे मैं मान लूँ तो यहाँ पे R1 प्लस R2 होने वाला है, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 आएगा। अगर मैं यहाँ 5वां पॉइंट लिखूँ, इसका जो R इक्विवेलेंट होता है दैट इज ग्रेटर देन R1 एंड R2, दोनों से ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ का जो R इक्विवेलेंट होता है दैट इज लेस देन R1 एंड R2, इन दोनों से कम होता है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें आगे इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट कर लिए क्या? चलिए ठीक है, मैं अभी यहाँ पे 2 छोटा